हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से चल भी रही होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 पीपीबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक। तो चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड पेइंग बैंक। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जब भी कोई कस्टमर चेक को लिखता है तो बैंक की ये लीगल ड्यूटी होती है कि उस चेक को ऑनर करे। अगर वो चेक जो भी हमारे सर्टेन रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पर बैंक को उस पैसे को पे करना पड़ता है। चेक में जो भी अमाउंट लिखा होगा वो बैंक को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 31 है, वो यहाँ पर बताता है, क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि बैंक कब पे करेगा पैसे को और कब बैंक नहीं पे करेगा। और अगर बैंक पे करने में फेल हो जाता है तो उस केस में क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे। तो सेक्शन 31 बताता है यहाँ पे कि बैंक को यहाँ पर चेक को पे करना ही पड़ेगा अगर कस्टमर्स के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है। कस्टमर्स को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉवर बोलते हैं। तो ड्रॉवर के अकाउंट में अगर सफिशिएंट बैलेंस है तो बैंक की ये ड्यूटी है कि बैंक उसको पे करेगी। अब बाय डिफॉल्ट अगर बैंक ने रिफ्यूज कर दिया उसको पेमेंट करने में, तो जो भी लॉसेस होंगे उसको कंपनसेट कौन करेगा? बैंक करेगा। और वो कस्टमर्स को जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी डैमेज हुए हैं, उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक्स को यहाँ पर कंपनसेशंस देने पड़ते हैं कस्टमर्स को अगर उनके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट है और फिर भी बैंक उसको पे नहीं कर रही है। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 31 जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ बैंक्स पे अप्लाई होता है क्योंकि चेक्स आर मेंट टू बी प्रोसेस्ड बाय अ बैंक। और दूसरा जो चेक होता है, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, मीनिंग द बैंक इज रिक्वायर्ड टू पे ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। तो ये आपका जो सेक्शन 31 होता है किस पे अप्लाई होता है? बैंक पे। यहाँ पर बैंक मेक श्योर करती है कि सफिशिएंट फंड है कस्टमर्स के बैंक अकाउंट में, और अगर है तो बैंक को उस चेक को पे करना पड़ेगा। तो जितना भी अमाउंट उस चेक में लिखा हुआ है वो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। प्रॉपर्ली अवेलेबल फंड्स, तो अगर अकाउंट में अवेलेबल है फंड्स, ठीक है, तो उस केस में बैंक को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए राम है, राम के बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए है, जिसमें से हर महीने उनका 10,000 रुपए का ईएमआई डिडक्ट होता है। अब इस केस में राम ने 15,000 का एक चेक बनाया, तो क्योंकि ये 10,000 इस 20,000 में से ऑलरेडी रिजर्व है, क्योंकि ये ऑटो डेबिट हो रहा है, तो इस केस में अमाउंट कितना बचता है? सिर्फ 10,000 बचता है। लेकिन राम ने चेक बनाया है 15,000 का, तो बैंक इस केस में रिफ्यूज कर सकती है फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। जैसे ये आप देखें कि ऑलरेडी ऑटो डेबिट है, तो ये एक स्पेसिफिक रीजन है कि आपके अकाउंट में इतना होना चाहिए ऑटो डेबिट होने के लिए। उसके बाद जो आपका अमाउंट है वो 15,000 नहीं है, सिर्फ 10,000 है। ठीक है, तो इस केस में रिजेक्ट कर सकती है। चेक मस्ट बी प्रॉपरली ड्रॉन, यानी कि प्रॉपर तरीके से साइन किया हो, प्रॉपर तरीके से उसमें फॉर्म फिल किया हो, तो बैंक इसको पेमेंट को मिट करेगी, यानी कि पे करेगी। लायबिलिटी टू द ड्रॉवर्स, तो अगर बैंक रिफ्यूज करती है पेमेंट करने से रॉन्गफुली, जैसे कि मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है और स्टिल बैंक ने यहाँ पर पेमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया, तो उस केस में बैंक लायबल होता है टू द ड्रॉवर, यानी कि जिसका भी वो कस्टमर्स का अकाउंट है, जिसने चेक बनाया है, उसको वो पे करेगी, उसके लिए लायबल होती है, नॉट टू द होल्डर, यानी कि जो होल्डर चेक को लेकर आया है उसको यहाँ पर पे करने के लिए लायबल नहीं होती है। स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिसमें जो है बैंक लायबल होती है पे करने के लिए होल्डर को। तो दो यहाँ पर केसेस होते हैं। पहला, अगर बैंक बैंकरप्ट हो गया तो उस केस में होल्डर क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। या अगर बैंक ने इग्नोर कर दिया है क्रॉसिंग चेक को। क्रॉसिंग चेक का क्या मतलब होता है कि आप पे करोगे इन बैंक अकाउंट, यानी कि आप डिपॉजिट किस में करोगे? बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करोगे, लेकिन बैंक ने क्या किया? गलती से कैश पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब इस केस में जो क्रेडिटर होगा, जो ड्रॉवर होगा, वो यहाँ पर बैंक को कंप्लेन यहाँ पर इशू कर सकता है कि बैंक ने कैश में पेमेंट कर दिया जबकि मेरा चेक क्रॉस था। तो इस केस में बैंक लायबल होता है, ठीक है, टू पे टू द ड्रॉवर। लॉस और डैमेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर बैंक जो है लायबल होगी अगर कोई भी रॉन्गफुल डिसऑनर हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है, तो उन सबके लिए बैंक ही लायबल होगी।
अब यहाँ पर बैंक को प्रोटेक्शंस के बारे में अंडर सेक्शन 85 बताता है कि अगर बैंक ने पूरे नॉर्म्स को, अगर उसमें कोई भी फॉर्जरी नहीं है, सारे रूल्स को फॉलो किया है बैंक ने कि हाँ पेमेंट्स जो है सही तरीके से कर दिया गया है, सही कस्टमर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, अगर इस तरीके से चीजें की जाती है तो उस केस में कोई भी फ्रॉड होगा तो बैंक लायबल नहीं होगा पे करने के लिए, अगर सारे नॉर्म्स सारे रूल्स को बैंक फॉलो कर रही है। अब सेक्शन 89 कहता है कि अगर कोई भी ऑल्टरेशंस होते हैं जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है और उस केस में बैंक ने पे कर दिया है तो बैंक उसके लिए भी लायबल नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने 5,000 का चेक बनाया, अब किसी ने इसको ऑल्टर करके 50,000 कर दिया, अब ये तो आपका जो है विजिबल ऑल्टरेशंस नहीं है और इस केस में बैंक ने 50,000 का चेक प्रोसेस कर दिया, तो फिर यहाँ पर बैंक लायबल नहीं होगा क्योंकि ये जो ऑल्टरेशन है बिल्कुल भी विजिबल नहीं था। तो ये आपको कुछ की पॉइंट्स हैं इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर व्हेन द कस्टमर सिग्नेचर इज फॉर्ज्ड। तो क्या होता है अगर कस्टमर्स का सिग्नेचर फॉर्ज्ड किया हुआ है तो उस केस में बैंक किस तरीके का एक्शंस लेती है, किस तरीके से बैंक यहाँ पर काम करती है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सेक्शन 128 कहता है कि बैंक मस्ट पे अ क्रॉस्ड चेक ओनली इन ड्यू कोर्स। इसका मतलब है कि द चेक मस्ट बी जेन्यून एंड ऑथराइज्ड बाय द अकाउंट होल्डर। तो उस केस में बैंक यहाँ पर पे करेगी जो भी अमाउंट्स चेक में लिखा हुआ है। दूसरा यहाँ पर ये कहता है कि अगर कोई भी कस्टमर्स का चेक फॉर्ज्ड है, ठीक है, चेक में फॉर्जरी की गई है उनके सिग्नेचर में, तो इस केस में ये जो चेक होता है ये नॉट वैलिड चेक है। This means the bank cannot debit the customer's account. तो clearly 128 मेंशन करता है कि कोई भी फॉर्जरी हो रही है सिग्नेचर्स वगैरह में तो बैंक उस केस में चेक को सैंक्शन नहीं करेगी, यानी चेक पे जो भी अमाउंट लिखा होगा वो कस्टमर्स के अकाउंट से पे नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर दो केसेस की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि अगर कोई भी फॉर्जरी है चेक में तो उस केस में बैंक उस चेक को इशू नहीं करेगी, यानी कि उस चेक के पेमेंट को नहीं प्रोवाइड करेगी कस्टमर्स को। तो जैसे पहला केस जो आया था कैनरा बैंक वर्सेस कैनरा सेल्स कॉर्पोरेशन, तो इस केस में देखेंगे कि जो कंपनी का अकाउंटेंट था ना, उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर के सिग्नेचर को फॉर्जरी कर दिया था। तो टोटल ऐसे 42 चेक्स थे जिसमें उन्होंने फॉर्जरी किया था और बैंक ने यहाँ पर बिना देखे जितने भी चेक्स थे सबको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब इस केस में जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, जब उसने देखा कि मैंने तो इस तरीके का कोई भी चेक साइन ही नहीं किया बट इतने अमाउंट डिडक्ट कैसे हुए, तो उन्होंने यहाँ पर बैंक से बोला, तो बैंक ने बोला कि नहीं आपके यहाँ से ये सारे चेक आए थे तो हमने उसको जो है सैंक्शन कर दिया, हमने उसको प्रोसेस कर दिया, क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास, केस फाइल कर दिया बैंक के अगेंस्ट, यानी कि कैनरा बैंक के अगेंस्ट यहाँ पर केस फाइल हो गया। तो जो वर्डिक्ट आया ना सुप्रीम कोर्ट का, तो वो वर्डिक्ट आया कैनरा सेल्स कॉर्पोरेशन के हक में आया, यानी कि उनके फेवर में वर्डिक्ट सुनाया गया और ये कहा गया कि बैंक लायबल है, जितना भी यहाँ पर पेमेंट्स किया गया है चेक के थ्रू, जितनी भी क्लियरिंग हुई है उन सब का कॉम्पनसेशन यहाँ पर बैंक भरेगी। तो बैंक लायबल है अगर कोई भी फॉर्जरी सिग्नेचर में होती है, क्योंकि आप फेल हो गए हो, नहीं आप डिटेक्ट नहीं कर पाए फॉर्जरी को। बैंक की ड्यूटी है कि जब भी कोई कस्टमर उनको चेक प्रोवाइड करता है तो फॉर्जरी चेक करना बैंक्स की ड्यूटी है और आप अपने ड्यूटी में फेल हो गए, इसलिए आपको यहाँ पर पूरा का पूरा अमाउंट भरना पड़ेगा। ये एक पहला केस आया। दूसरा ज्वाइंट अकाउंट से रिलेटेड एक केस आया जो था बेहता कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड केन मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड वर्सेस बैंक ऑफ बिहार। तो अब देखेंगे जो ये हमारा बेहता कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड केन मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड था, उनका बैंक ऑफ बिहार में अकाउंट था। अब ये जो अकाउंट था ज्वाइंट अकाउंट था, सेक्रेटरी और ट्रेजरी का ज्वाइंट अकाउंट था। अब इस केस में क्या हुआ, किसी एक का सिग्नेचर यहाँ पर फॉर्ज किया गया था और उस केस में जब इस चेक को लाया गया था तो बैंक ने इस चेक को भी क्लियर कर दिया था बिना क्रॉस वेरीफाई किए कि किसी एक पर्सन का यहाँ पे फॉर्ज सिग्नेचर है। अगेन यहाँ पर जो हमारी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट और जो केन मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड थी उन्होंने केस कर दिया अगेंस्ट द बैंक, यानी कि अगेंस्ट द बैंक ऑफ बिहार। तो अगेन जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर फैसला आया तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि अगर ज्वाइंट अकाउंट है और उसमें अगर किसी भी एक पर्सन का सिग्नेचर फॉर्ज्ड किया गया है तो अगेन बैंक लायबल होगी जो भी जो पैसे हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि ये अगेन आपकी ड्यूटी है
कि आप क्रॉस वेरीफाई करो कि आप चेक करो कि यहाँ पर फॉर्जरी हुई है कि नहीं, तो आप अगेन फेल हो गए हो इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करने में, इसलिए यहाँ पर आपके लिए जो है जो भी कॉम्पेंसेशन होता है आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे कस्टमर्स को, कॉम्पेंसेट बेसिकली आपको कस्टमर्स को करना पड़ेगा। तो सारा का सारा अमाउंट यहाँ पर बैंक ऑफ बिहार को भरना पड़ा था, क्योंकि एक यहाँ पर अकाउंट जो सिग्नेचर था यहाँ पर फॉर्जरी की गई थी। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी फॉर्जरी होती है, चाहे वो सिंगल अकाउंट हो या ज्वाइंट अकाउंट हो, इस केस में सीधी सी बात है फॉर्जरी सिग्नेचर का मतलब है वो चेक इनवैलिड हो चुका है। तो कस्टमर्स के अकाउंट से पैसे डेबिट नहीं होने चाहिए, ये जिम्मेदारी किसकी है? बैंक की है। तो ये दो केसेस ने इस तरीके के वर्डिक्ट को सुना है, इसलिए आप देखेंगे सेक्शन 128 आपको क्लियर बोलता है कि अगर कोई भी फॉर्जरी होती है कस्टमर्स की चेक में, तो उस केस में बैंक उस अमाउंट को डेबिट नहीं करेगी कस्टमर्स के अकाउंट से। ठीक है, तो ये होता है लायबिलिटी ऑफ अ पेइंग बैंकर व्हेन कस्टमर सिग्नेचर इज फॉर्ज्ड। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एज पर द सेक्शन 31 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ बैंक मस्ट ऑलवेज पे अ चेक प्रेजेंटेड टू इट, pay a check only if there are sufficient and properly applicable fund, pay the check even if the signature is mismatched, refuse to pay all checks as a precaution। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? Pay a check only if there is a sufficient and properly applicable fund। दूसरा क्वेश्चन है, who is liable to compensations if a check is wrongfully dishonored? The bank is liable only to the drawer, the bank is liable to the holder, the bank is not liable to anyone, the RBI compensate the drawer। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डिसऑनर के केस में द बैंक इज liable only to the drawer। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इफ अ चेक इज प्रेजेंटेड विद अ फॉर्ज सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर, व्हाट शुड द पेइंग बैंकर डू? पे द चेक इफ इट इज क्रॉस्ड, pay the check if the amount is below 50,000, not pay the check as there is no valid mandate, pay the check after confirming with the account holder। तो ऑप्शन नंबर सी is the correct answer, not pay the check as there is a no valid mandate। In a joint account, if one of the signatures on a check is forged, what is the bank's liability? The bank must not pay the check as there is no valid mandate. The bank can pay the check if the other signature is valid. The bank can pay if the amount is below 1 lakh. The bank can deduct the amount later from the account holder। चाहे वो ज्वाइंट अकाउंट हो, चाहे वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स का अकाउंट हो, द बैंक मस्ट नॉट पे द चेक एज देयर इज अ नो वैलिड मैंडेट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ चेक होल्डर मेक अ क्लेम इफ अ चेक इज डिसऑनर्ड? द चेक was a bearer check, if the bank winds up यानी कि closes down due to bankruptcy, and if the check was not presented in time, and if the check was issued for personal use। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इफ द बैंक वाइंड्स अप। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 13 से। बहुत छोटा सा चैप्टर था और 2-3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बता दूं कि हमारा पेड बैच चल रहा है, जिनको भी ज्वाइन करना है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ उन सब का आपको PDF कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो रेलिवेंट लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आराम से एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर सको और टाइमली हर चीज की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कोई भी डाउट होगा तो गाइस प्लीज कमेंट सेक्शंस में आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।